नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़े हुए हैं टोटल न्यूज के साथ। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और जो वोट परसेंटेज है वो उपचुनाव के लिहाज से बेहद अहम और अच्छा माना जा रहा है। अब दावे सभी कर रहे हैं अपनी जीत के, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन इंतजार अब 10 तारीख का, जब नतीजे सामने आएंगे। इससे पहले हर अपडेट के साथ हम रोजाना हाजिर होते हैं। आप भी जुड़िए और जानिए कौन बनेगा बड़ौदा का बादशाह। और हमेशा की तरह खास पैनल हमारे साथ पानीपत से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि अपडेट और ताज़ा तस्वीरों की बात करें, सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। बड़ौदा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग 90.66% बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के गांव भैंसवाल कला में हुई है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब सभी को इंतजार 10 नवंबर का है। अब देखना है कि डबल दिवाली कौन मनाता है, लेकिन दावे सभी के हैं। बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हर बड़ा चेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन कांग्रेस क्यों खामोश है? कांग्रेस का दावा क्या फेल होता नजर आ रहा है? इसी पर चर्चा, लेकिन पहली रिपोर्ट। तो बता दें आपको कि तकरीबन 68.57% इस बार वोटिंग परसेंटेज है बड़ौदा उपचुनाव के लिए, और उपचुनाव के लिहाज से इस परसेंटेज को माना जा रहा है अच्छा। शुरुआत से ही बीजेपी का यह कहना है कि इस बार कांग्रेस से हताश है बड़ौदा की जनता, इस वजह से इस बार का जो विधायक चुना जाएगा वो बीजेपी का विधायक होगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, हुड्डा का ये दावा है कि वहां के लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है, जुड़ाव है, प्यार है, सम्मान है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे जो कि अब दिवंगत हैं, उन्होंने काफी काम करा है, इस वजह से लोग विकास के नाम पर कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। बहरहाल कल वोटिंग हुई और जनता ने भी जबरदस्त उत्साह दिखाया। जनता घरों से बाहर निकली और जो वोटिंग परसेंटेज है वो 68.57% निकल कर आया। और विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि ये एक अच्छा परसेंटेज है। अब लोगों के जहन में क्या है? बड़ौदा जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, उससे पहले इनेलो का गढ़ रहा है, क्या इस बार एक बार फिर से जो जनता है वो हाथ का साथ थामेगी या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा इस बार बड़ौदा में? कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले 3 बार के जो विधायक रहे वो श्री कृष्ण हुड्डा रहे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके ऊपर उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय फेम जो रेसलर हैं, जो पहलवान हैं योगेश्वर दत्त, उन पर एक बार फिर से अपना दाव लगाया, उन्हें मैदान में उतारा। पिछली बार भी योगेश्वर काफी कम मतों से हारे थे, इसलिए बीजेपी को इस बार पूरी आस है कि पूरे दमखम के साथ योगेश्वर को मैदान में उतारा है। खूब कैंपेनिंग की है बीजेपी की पूरी मशीनरी, पूरी सरकार, उनके नेता मंत्री पिछले 4 महीनों से वहां पर जुटे रहे और प्रचार प्रसार करते रहे। वहीं कांग्रेस का यह कहना है क्योंकि वहां पर काफी विकास हुआ, इस वजह से एक बार फिर से जो वहां की जनता है वो हाथ का साथ ही देगी। रिपोर्ट। विधानसभा सीरियल नंबर 33 यानी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब उम्मीदवारों की हार जीत और बड़े नेताओं की साख ईवीएम्स में कैद हो गई है। ईवीएम सोनीपत के बिट्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, जहां अर्धसैनिक बलों का पहरा है। उम्मीदवारों के चुनावी एजेंट्स भी मौके पर ईवीएम्स की निगरानी कर रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा के कुल 1,78,664 मतदाताओं में से 1,22,503 ने ही अपने मत का प्रयोग किया। फाइनल वोटिंग प्रतिशत 68.57 रहा। 67,606 पुरुषों और 54,897 महिलाओं ने वोट डाले। सबसे ज्यादा वोटिंग पोलिंग स्टेशन नंबर 206 भैंसवाल कला में 90.66 रही, तो सबसे कम पोलिंग 50.75% पोलिंग स्टेशन नंबर 67 गंगाना में रही। और हां, अब बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जीत का दावा ठोका, तो शाम 4 बजे वोट डालने गए कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज नरवाल उर्फ भालू को समर्थकों ने जीत का लड्डू भी खिला दिया। आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मुझे परिणाम ये लग रहा है कि पहली बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलेगा। नहीं, मैं नोटिस नहीं कर पाया उनका इलेक्शन। देखिए, अंदर वोट किसके मन में क्या था, किसको क्या दिया, लेकिन मैं उनको नोटिस नहीं कर पाया। 36 बिरादरी ने जो मन बना रखा था, आज दिवाली की तरह त्योहार मान गए। वोट में बढ़ चढ़ कर वोट डाली है। और जो किसान विरोधी सरकार थी, विकास विरोधी सरकार थी, रोजगार
भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ आज छत्तीसगढ़ बिरादरी विरोध करेंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। मुकाबला कड़ा और बड़ा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वालों के जीत के दावों के बीच धड़कते दिल में कहीं डर ये भी छिपा है कि वो जीत रहे हैं तो कहीं हम हार तो नहीं रहे। वो हार रहे हैं क्योंकि हम जीत रहे हैं। बस यही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। खबर ये भी है कि बड़ौदा में भी अपनी डुगडुगी बजाने वाले राजकुमार सैनी अच्छे वोट ले जा सकते हैं। ये भी 10 नवंबर को ही पता लगेगा। तो अब एक एक दिन गिनते जाइए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि सोनीपत में इस समय जो ईवीएम है वो रखी गई हैं और खूब पहरा भी है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो समर्थक हैं वो भी पहरा देते हैं कि कहीं कोई धांधली ना हो। बहरहाल अब 10 तारीख का इंतजार है जब नतीजे आएंगे, लेकिन दावे सबके हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। योगेश्वर दत्त ने भी तुरंत कहा कि जनता उनके साथ है और एक बार मौका देगी योगेश्वर को, और उसके बाद वो विकास करके दिखाएंगे बड़ौदा में। हमारे साथ खास पैनल हमेशा की तरह जुड़ा हुआ है वीरेंद्र सोनी जी और देवेंद्र कथुरिया। वीरेंद्र जी, पहले आपके पास आते हुए 68.57% मतदान, बायपोल के लिहाज से इसे एक अच्छा परसेंटेज माना जा रहा है। सोनी जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये कोविड काल था उसके अंदर इतना मतदान होना ये अच्छा संकेत है। हालांकि इसको और बढ़ाया जा सकता था। हालांकि कहीं ना कहीं जो पोलिंग एजेंट है उनके कहीं ना कहीं जो कमी रही कि इसको प्रेरित किया जा सकता था। कुछ समय ऐसा मतदान के बाहर कुछ विवाद हो गए, जो ऑटो की जो वो अपना कुछ मशीनों को लेकर जिस तरह का विवाद पैदा हुआ, तो उससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो ध्यान हुआ वो भंग हुआ। हालांकि वो जो प्रिंटर था कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनके लिए एक नया अनुभव था, और जो कार्यकर्ता थे जिनके हाथ में ये हैंड प्रिंटर था वो बाहरी लोग थे, इसलिए लोगों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो जाना स्वाभाविक ही था। लेकिन ये मामला जो है अधिक टूल नहीं पकड़ पाया। हालांकि जो उन्होंने वहाँ दलील दी उससे लोग शांत भी हो गए, उनको ये समझ में आ गया ये सूचना का तकनीक का नया युग है, उसके हिसाब से ये है। तो लेकिन ये माना जाना चाहिए कि जो भी ये मतदान हुआ उसके लिए प्रशासन ने जो प्रयास किया हो और जो भी राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रयास हुआ होगा, निश्चित रूप से ये काफ़ी जो है प्रशंसा के युग है। यदि ये कुछ और बढ़ता, पिछली की तुलना में और बढ़ता तो अधिक अच्छा रहता। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा उपलब्धि यहाँ महिलाओं की रही। महिलाओं के अगर प्रतिशत देखा जाए तो महिलाओं ने बहुत अधिक जो है मत जो है दान किया है, और महिलाओं की जागृति इस बात का प्रमाण है कि बड़ौदा के अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि ये कुछ भी आज कहा जा रहा है कि युवाओं में कुछ निराशा देखी गई, लेकिन कुल मिला के वहाँ मतदान का प्रतिशत जो है ठीक ठाक रहा। पहले की तुलना में देखा जाए तो 50 वोट ही कम पड़े हैं कुल मिला के देखा जाए तो, लेकिन यहाँ का मतदान का प्रतिशत है बिल्कुल जो है उत्साहवर्धक है। और इसको हालांकि देखिए हर में बाद में विश्लेषण होता है, भाई बढ़ाया जाता तो क्या योगदान हो सकता था, लेकिन आप उसका हालात देखिए। कोई जो किसान थे जो अपनी जो है कृषि कार्यों में व्यस्त थे, मजदूर भी व्यस्त थे, लेकिन इसके बावजूद मतदान का प्रतिशत बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान इतना जो है संतोषजनक ही कहा जाएगा। देवेंद्र, आप तो लगातार फील्ड में थे, रिपोर्टिंग भी करते रहे, तस्वीरें पहुंचाते रहे, लोगों का विचार पहुंचाते रहे। ये बताइए कि अच्छी खासी वोटिंग हुई है, फीडबैक क्या आ रहा है फील्ड से वोटिंग के बाद? देखिए पूजा, ये वोटिंग प्रतिशत जो है ये 2019 का जो वोट प्रतिशत था, पोलिंग प्रतिशत बिल्कुल वैसा ही है, लगभग उतना ही है, मामूली सा कम है, तो बराबर हम मान सकते हैं। फीडबैक की जहां तक बात है, बीजेपी दावा कर रही है कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। कुछ पत्रकारों से भी बात हुई, कुछ लोग जो चुनावी राजनीति को जानते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज करते रहते हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हैं, उनका भी मानना है कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है, और बीजेपी खुद भी दावा कर रही है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको देखें, जैसे मैं खुद था और लोग भी हैं मेरी तरह राय रखने वाले, उन लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस जीत सकती है, कांग्रेस के जीतने के चांस है, लेकिन बीजेपी के चांस बताने वाले भी अब कम नहीं है। मुकाबला फंस गया, एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है, क्योंकि दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, दावा तो कर रहे हैं ऊपर से कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जब विपक्षी को उनके दावे को, विरोधी पार्टी के दावे को वो सुन रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर उनके ये थोड़ा सा दुविधा की स्थिति जरूर है कि कहीं हम हार ना जाए। तो दावा तो कर रहे हैं। वैसे चुनावी राजनीति में पूजा ये बात बड़ी मशहूर है कि जो आदमी चुनाव लड़ता है, खासतौर पे आजाद या जो कमजोर कैंडिडेट है, चुनावी राजनीति में जो आदमी चुनाव लड़ता है वो दावा करता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, भले ही उसकी जमानत जब्त हो रही हो। ये बड़ा फिक्रा मशहूर है हमारे हरियाणा में। तो खैर बीजेपी कांग्रेस बराबर की टक्कर की पार्टी थी, दोनों दावा करें जीत रहे हैं, लेकिन अब
अलग अलग तरह के विचार सामने आ रहे हैं। कोई बीजेपी को बता रहा है, कोई कांग्रेस को बता रहा है, लेकिन यह भी जरूर है कि कांग्रेस अगर जीतती है तो मार्जिन जो है कांग्रेस का ज्यादा हो सकता है, और अगर बीजेपी जीतती है तो नैरो मार्जिन होगा। इस तरह के विचार भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब 10 नवंबर का सभी को इंतजार है, क्योंकि इस बीजेपी की बात करें, पूजा कांग्रेस की बात करें, बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं जिन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, कई चुनावों के उन्होंने प्रेडिक्शन भी की है, लेकिन वो लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि दावा तो दोनों ही कर रहे हैं। पूजा, और एक बात और जो सोनी साहब ने कही कि हमने देखा कि महिला वोटर्स ने बड़ी संख्या में मतदान किया, युवाओं में थोड़ा कम रुझान था। एक तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि महिलाएं साइलेंट रहीं, ज्यादा उन्होंने ना कुछ कहा, ना बोला, ना कुछ उत्साह खास नजर आया, लेकिन वोटिंग में बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान किया है। और युवाओं को क्या हो गया, क्या नाराजगी, वोटिंग क्यों नहीं की? देखिए पूजा, मैं खुद मौजूद था। मुंडलाना गांव की बात करूं, चिड़ाना की करूं, जागसी गांव था, बिचपड़ी गांव था, जहां मैं खुद मौजूद था। मैंने कई घंटे गुजारे। ये सवाल मैंने ही उठाया, शायद बहुत कम लोगों के ध्यान में था कि सबसे पहले जब 7 बजे मतदान शुरू हुआ, बुजुर्ग काफी संख्या में आए। मैंने देखा बुजुर्गों के हाथ पकड़ के उनके घर के लोग, कोई पोता था, कोई उनका बेटा था, कोई भाई था, कोई पड़ोसी था, जो 60-70 साल की उम्र के लोग थे, उनका हाथ पकड़कर उनको मतदान केंद्र तक लाया जा रहा था। बुजुर्ग पहले आए। उसके 1-1.5 घंटे बाद जैसे 9 बजे के आसपास समय हुआ, महिलाएं भी बड़ी तादाद में पहुंची मतदान केंद्रों पर। या तो महिलाएं जैसे सास बहू थी, घर परिवार के लोग थे, या महिलाएं चूंकि पास पड़ोस की महिलाएं अकेला जाना ठीक नहीं समझती और उनको चाव और उत्सुकता भी होती है कि हम वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से इंतजार होता है। तो महिलाएं ग्रुपों में आई, बुजुर्ग पहले आए, उसके बाद महिलाएं आई। इन दोनों वर्गों को देखें तो बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्गों ने मतदान किया। शाम तक ये लोग आते रहे। लेकिन मैं देखकर हैरान था, युवा वोटर्स को क्या हो गया। जो यंगस्टर्स थे, जो युवा युवतियां थी, वो लोग कहां गए। हालांकि हमने देखा पिछले 5 साल में जो चुनाव हुए उसमें युवा वोटर्स में मतदान को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, कौतूहल था, रुझान था। वो पूरी कोशिश करके अपना वोट बनवाने की वो कर रहे थे कि पहली दफा, जैसा मीडिया में भी आया कि पहली दफा वोट डालूंगा, बड़ा चाव था। लेकिन यंगस्टर जो थे, युवा युवतियां जो थी, वो मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे। मैं समझता हूं जितने वोट युवक यंगस्टर्स के होंगे, युवा मतदाताओं के, मेरे को लगता है बामुश्किल 20% मतदान करने पहुंचे। हमने लगातार जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही थी, हमने वो देखा, और उसमें जो युवा थे वो जाति या धर्म का मुद्दा नहीं उठा रहे थे, बल्कि वो विकास का ही मुद्दा लगातार उठाते रहे कि सड़कें नहीं है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पानी की कमी है, गंदा पानी आता है। ये तमाम मुद्दे वहां के युवाओं ने उठाए थे। फिर वोटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि वो खामोश हो गए, सोनी जी? देखिए, ये बात है कि युवाओं का जो है वो मुख्यमंत्री ने वहाँ शिक्षा के बारे में भी, IMT के बारे में बात की। कुथुरा गांव के अंदर वहाँ के लोगों ने 2000 एकड़ जमीन देने की घोषणा कर दी, तो मुख्यमंत्री जी ने वहीं बनाने की घोषणा की। लेकिन बाद में जाकर दूसरे स्थानों पर जाकर जनसभा में मुख्यमंत्री जी ने ये अपनी भाषा बदल ली। जो भी जमीन देगा उसके अनुसार IMT बनाई जाएंगी, रोजगार के नए अवसर आएंगे, दिल्ली बिल्कुल नजदीक हो जाएगा, आने जाने में बहुत कम समय लगेगा। तो इस तरह की बातें थी। विकास की बातों को भी महत्व दिया गया। लेकिन क्या इस समय के वहां के अगर हालात देखे जाएं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जीत के दावे कर रहे हैं? और निश्चित रूप से दावे करने में चाहिए, जिन्होंने काम किया है निश्चित रूप से उनका ये कहना बनता भी है, मेरे भी उनको शुभकामनाएं। लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वातावरण नहीं है। वहां चाहे किसान, किसी भी वर्ग का किसान था, वो सरकार के खिलाफ बड़ा मुखर था, मुखर होकर बोल रहा था। और ये बात है, ये वोटों में परिवर्तित भी होता दिखाई दे रहा है। जो लोगों का आक्रोश था वो वोटों में परिवर्तित होता दिखाई दिया है। और कोई कारण नहीं है कि यहां भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में विफल रहेगी। उसके कारण जो है, चाहे क्षेत्रवाद का मुद्दा रहा हो, चाहे चौधर की बात हो, चाहे सरकार के खिलाफ आक्रोश हो, लेकिन जो भी ऐसा कारण है, ये दिखाई नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। हालांकि देखिए, दावे सभी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दावा कर रहे हैं और उनके दावे के कारण भी हो सकते हैं। देखिए, कल भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है, सड़क जाम करनी है, वो भी कारण हो सकता है, ताकि उनका जो मनोबल गिरे। और फिर कल से ही विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ताकि विपक्ष का मनोबल ना बढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावे का आधार बनता है। लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत हो पाएगी, इसमें संदेह लगता है। हालांकि कांग्रेस भी भ्रमित है। उसका कारण है कि सरकार है, सरकार जो है उपचुनाव हमेशा सरकार ही जीतती आई है, सरकार अपना सत्ता का दुरुपयोग करती आई है, चाहे कोई भी सरकार रही हो।
चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राजनीतिक शुचिता की बात तो सिर्फ भाषणों में होती है। सभी भी, कोई भी दल पीछे नहीं है। चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते हैं। अगर वो हथकंडे सफल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ये कहना है। लेकिन मुझे वहां जमीनी हकीकत यही दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल है, क्योंकि 2014 में जब मोदी की लहर थी तो भारतीय जनता पार्टी को वहां 7,000 करीब वोट मिले थे, क्योंकि पार्टी का तो वहां अपना कोई वोट बैंक है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अच्छा था, वो कांग्रेस के मुकाबले में उसकी छवि अच्छी थी, उसकी पहचान थी, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि थी। इस बात का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था उसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते। और ये परिणाम जो आपका जो सर्वे दिखाई दिया था, मुझे लगता है उसके आसपास ये परिणाम दिखाई देगा। देवेंद्र, अगर डगर मुश्किल है बीजेपी की तो इतने दावे क्यों? संजय भाटिया जो सांसद हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावे करते हैं जीत के, ओपी धनखड़ भी जीत के दावे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जेपी दलाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही। इतने दावे कैसे और क्यों? देखिए पूजा, हमें टाइमिंग्स पर ध्यान देना होगा। 2019 के जो चुनाव थे, आपको याद हो 2019 में अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव हुए तब तक मोदी सरकार रिपीट हो चुकी थी, मोदी सरकार दोबारा आई थी और 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें लेकर आई थी। तो उस वक्त हरियाणा में बीजेपी की लहर नरेंद्र मोदी की वजह से जब रिपीट हुई सरकार केंद्र में, तो यहां के नेताओं को लगा कि मोदी के नाम पर जिस तरह प्रचार, मनोहर लाल के नाम पर प्रचार किया गया, तो यहां बीजेपी की हवा सी दिखाई दी कि नरेंद्र मोदी सरकार आई है तो हरियाणा में दोबारा, क्योंकि नमो और मोदी का एक फिक्रा बड़ा मतलब पॉपुलर हुआ था, तो यहां लगा कि बीजेपी सरकार रिपीट करेगी। जब अक्टूबर 2019 में चुनाव हुए तो 75 का, हालांकि पहले बीजेपी नेता 60 सीटें लेकर दोबारा सरकार बनाएंगे, ये मैंने कई मर्तबा सुना मुख्यमंत्री के मुंह से या और मंत्रियों से, जब कविता जैन भी हुआ करती थी मंत्री पहले कार्यकाल में, कि 60 सीटें लेकर हम दोबारा सत्ता में आएंगे। जब नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए, पहले से ज्यादा सीटें लेकर आए, तो यहां टारगेट को बड़ा कर दिया गया कि हम 75 प्लस सीटें जीतेंगे। बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली। और संजय भाटिया जो करनाल पानीपत के सांसद है, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मेरे को याद है, वो कहते थे 75 नहीं 85 की बात करिए, बीजेपी की आंधी चल रही है, आंधी। ये संजय भाटिया के बयान थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो 40 थे। इसी वजह से जब योगेश्वर दत्त पहला चुनाव लड़े पिछला 2019 में, तो उनको अच्छे खासे वोट मिले थे। उस वक्त बीजेपी की लहर थी। मैं फिर बता रहा हूं, बीजेपी के पक्ष में माहौल था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट कर चुकी थी। हरियाणा में बड़े टारगेट कर दिया गया था, तो योगेश्वर दत्त को तब 37,000 कुछ वोट मिले थे। लेकिन इस वक्त टाइमिंग जो थी, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ था, विकास नहीं हुआ, हमें ठगा गया, तो मतलब सरकार विरोधी, व्यवस्था विरोधी माहौल बना हुआ था। तब हम कैसे माने कि बीजेपी को जितनी वोट आई थी उससे ज्यादा आएंगी या उतनी ही आ सकती है। पहले पक्ष में अनुकूल परिस्थितियां थी बीजेपी के, इस बार विपक्ष में थी, क्योंकि किसानों वाला मुद्दा भी था और 80% आबादी बड़ौदा की किसानी से जुड़ी है, खेती से जुड़ी है। तो दोनों की टाइमिंग को देखे तो मेरे को लगता है बीजेपी को नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है, जबकि बीजेपी जीत का दावा कर रही है। बिल्कुल। जो कॉन्फिडेंस, सोनी जी, जो बीजेपी में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, हर बड़ा चेहरा, हर बड़ा नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है, कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों पीछे है? जबकि कांग्रेस का तो वो गढ़ रहा है, लगातार 3 बार के विधायक कांग्रेस के रहे हैं, लोगों का जुड़ाव भी है हुड्डा के साथ, हमने देखा कई रिपोर्ट्स में। फिर कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन है और संगठन के नाते उसके नेताओं की जिम्मेदारी, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है, तो वो संगठन के हिसाब से सभी नेता बोल रहे हैं, कैडर आधारित संगठन है। लेकिन कांग्रेस में आपकी सिर फुटबॉल की स्थिति भी है। वहां देखिए, वहां भूपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ रहे थे, वहां पिता पुत्र ने ही चुनाव लड़ा है। हालांकि कुमारी शैलजा है वहां प्रचार के लिए आई हैं और कोई इस बार उन्होंने अपनी एकता का प्रदर्शन भी किया है, लेकिन वहां ऐसी स्थिति संगठन के आधार पर नहीं कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा हो, इस तरह की नहीं बन पाई। हालांकि देखिए, कुमारी शैलजा है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है संजय भाटिया ने मतदान के तुरंत बाद, हालांकि वो कहते हैं कि मैंने जो मीडिया के लोगों का, वहां की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए क्या अनौपचारिक वार्ता की, लेकिन उसके बाद जेपी दलाल ने भी की, ओम प्रकाश धनखड़ ने भी की और उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त भी किया। लेकिन कुमारी शैलजा आज दिल्ली से चंडीगढ़ भी गई हैं, लेकिन वो करनाल में रुकी भी शमशेर सिंह गोगी के निवास पर, वो कहीं भी मीडिया से बात कर सकती थी। लेकिन हालांकि देखिए, वो जीत को वो निश्चित मान के चल रही है, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं की, उनको करना चाहिए था, हो सकता है कल में करें। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन उस दृष्टि से कांग्रेस अभी बहुत पिछड़ी है। यह भी हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर ही सारा प्रचार केंद्रित रहा, वो थक गए हों, लेकिन उसके बाद तो कोई सेकंड लीडरशिप थी ही नहीं।
जो वो वहां की कमान संभालती। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में क्या ये कल्पना की थी कि उसके 8 मंत्री चुनाव हार जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार जाएंगे, लेकिन पार्टी ने फिर भी 75 पार का नारा इतना बुलंद किया कि वो लोगों को ये विश्वास ये भी लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता पर दोबारा ही ना आ जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें 40 तक आ गई और विपक्ष जो है डर गया। लेकिन इस समय जो यहाँ की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी मतदान के बाद भी जो है कांग्रेस को डराने में लगी हुई है और कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तनाव भी बन जाता है, क्या पता कांग्रेस सीट हार ना जाए, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के दावे कर रही है। और देवेंद्र, कांग्रेस तो ये कह रही है, बहुत सारी शिकायतें, तकरीबन 2 दर्जन कंप्लेंट्स की हैं चुनाव आयोग को कांग्रेस ने, और कहा है कि कुछ गड़बड़ का खेल खेल रही है बीजेपी। देखिए पूजा, पोलिंग वाले दिन 3 नवंबर को यानी कल भी लगातार कांग्रेस के नेता आक्रोशित थे कि गड़बड़ियां की जा रही हैं, प्रशासन मिला हुआ है, एक एसपी है एक जिले के, उनका नाम लिया जा रहा है। मेरे को यह भी खबर है कि कल जो पोलिंग के बाद कांग्रेस की मीटिंग हुई बड़े नेताओं की, जिनमें भूपेंद्र हुड्डा भी थे, बाकी बड़े नेता थे 7-8, तो वहां पर यह बात आई एक एसपी की भूमिका को लेके कि इनके होते हुए सारी पुलिस की मौजूदगी में हुआ, अगर गड़बड़ी हुई है, जो आरोप लगे गड़बड़ी हुई है, तो एसपी को जिम्मेदार ठहराया जाए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराया जाए। कांग्रेस की मीटिंग में कल ये बात भी आई है। तो पोलिंग से पहले की दिन की बात करें तो 22 शिकायतें, पोलिंग से पहले दिन की बात करें मतलब 2 नवंबर की, तो आंकड़े बता रहे हैं, कंफर्म सोर्सेज भी बता रहे हैं कि 22 शिकायतें अलग अलग गांव में, अलग अलग जगह पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई हैं। 22 शिकायतें एक दिन में। उसके बाद पोलिंग वाले दिन भी शिकायतें हैं कि लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, इसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, जिनकी अच्छी खासी चर्चा है इस क्षेत्र में, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी सरकार के लिए काम कर रही थी, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, इलेक्शन एथिक्स के हिसाब से। तो कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के नेता अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि जोर जबरदस्ती की गई है, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। लेकिन अब वो चुनाव आयोग पर है कि जो शिकायतें हैं उनकी प्रकृति, उनकी नेचर शिकायतों की किस तरह के है और जांच के बाद क्या सामने आता है, वो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन कांग्रेस लगातार शिकायतें करती रही कि बीजेपी के लोगों ने धांधली की है और धांधली करने की कोशिश होती रही और वो उनको पकड़ते रहे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी सोनी जी, अब कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लगता है कि उपचुनाव का मुद्दा भी गरमाएगा, वो भी उठेगा मुद्दा? नहीं, देखिए वहां तो और मुद्दे बहुत दूसरे ज्यादा हैं। अधिक जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक कोई किसी को घेर नहीं सकता। और ये जब तक बात जहां सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात है, मान लीजिए यदि आज भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में है, अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या वो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करती? ये सभी दल करते रहे और जो चुनाव आयोग को कांग्रेस ने शिकायतें की है उनका कोई सार नहीं था, कोई तथ्य नहीं था और वो आधारहीन पाई गई हैं। अधिकारियों ने उनको निराधार भी बता दिया है। तो इसलिए ये सब बातें, हालांकि कांग्रेस आशंकित थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, दुरुपयोग कर सकती है, ऐसे वहां के जो जिनके अधिकारियों के नाम बताए थे उनकी भूमिका हो सकती है, और लेकिन ये सभी शासन में होता रहा है, तो इसलिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन एक बार वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इस बात को लेकर आशंकित थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं मशीन हैंग ना कर लें, कोई दूसरे उनके अधिकारी जो है धन बल का प्रयोग ना कर लें, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने का षड्यंत्र ना चला जाए, इस तरह की आशंकाएं पैदा होती रहती हैं। लेकिन उनका कोई ठोस तथ्य नहीं था और कोई आधार भी नहीं था। इसलिए ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना तो बेईमानी की बात है। देवेंद्र, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। एक तो पंजाब की तर्ज पर जैसे हुड्डा बोल रहे थे कि हम बिल लाएंगे विधानसभा सत्र में, जिसको विरोध करना होगा, देखते हैं किसको विरोध करते हैं। एक तो कल शायद उसकी गहमा गहमी भी रह सकती है, और साथ ही आपको लगता है कि उपचुनाव की गर्मी भी कुछ रहेगी सत्र में? देखिए, सरकार की तरफ से बात करें तो कुछ बिल पेंडिंग है। जो मामले कुछ थे, जैसे प्राइवेट सेक्टर में 75% युवाओं को नौकरी देने की बात थी, ऑर्डिनेंस जारी हुआ था लेकिन उसको वापस लिया गया। अब बिल के तौर पर उसको पेश किया जाएगा ताकि चर्चा हो और विपक्ष का ओपिनियन, विपक्ष का भी साथ मिले। तो कुछ बिल हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन का एक नया कंसेप्ट लाया जा रहा है कि पानी की बचत की जाए, तो कुछ बिलों पर सरकार की तरफ से जोर होगा कि बिल पेश किए जाए, उनको पास करा दिया जाए। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस चुनाव का जिक्र मेरे को लगता है कम करेगी, क्योंकि दुविधा की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, जिस तरह की चीजें और बातें सामने आ रही है। तो सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा, सरकार की कोशिश रहेगी। लेकिन
भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर विपक्ष के नेता वो जरूर उन मुद्दों को उठाएंगे जो जनहित से जुड़े हुए हैं और सरकार मनमानी कर रही है, चाहे वो इलेक्शन की बात हो। हालांकि इलेक्शन पे ज्यादा चर्चा नहीं होनी, मेरे को पता है, सभी इंतजार करेंगे 10 नवंबर का, क्योंकि चुनाव आयोग का और गिनती का जो प्रक्रिया है उसका पालन करना, प्रोटोकॉल को मानना सभी की जिम्मेदारी है। तो सरकार पर हमले कर सकता है विपक्ष। और जो चीजें हैं, जैसे 3 किसान बिलों का मसला है, 5 नवंबर को पूजा मैं बताऊं, सड़कें रोकने की पहले से आंदोलन था और आज भी मैं देख रहा था कि 5 नवंबर को हरियाणा में भी और पंजाब में किसान सड़कें रोकेंगे, हाईवे को जाम करेंगे। अभी तक ये खबर है, कल 5 तारीख है। हालांकि कोर्ट ने करनाल में इस तरह की अनुमति देने से इनकार भी कर दिया कि इस तरह किसान नहीं कर सकते कि रास्ते रोके। तो किसानों का मसला जो है अभी भी सुलझ रहा है। विधानसभा में किसान बिलों को लेकर भी कुछ आक्रोश सामने आ सकता है। चलिए, सदन से लेकर सड़क तक हलचल और गहमा गहमी बनी हुई है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका देवेंद्र कथोरिया। वीरेंद्र सोनी जी, आपका भी जुड़ने के लिए। बड़ौदा में वोटिंग हो चुकी है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा खासा है। 2019 इलेक्शन में जो वोटिंग हुई थी परसेंटेज बड़ौदा में, उससे थोड़ा सा ही कम अंतर है। दावे सभी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पहली बार यहां पर बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा। कांग्रेस कह रही है उसका गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ ही रहेगा। इंतजार 10 तारीख का। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए टोटल न्यूज के साथ।